बुद्धिमान मित्र। बहुत समय पहले वाराणसी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके बेटे का नाम रज्ज मुकुट था। वह बड़ा हठी था। वह जिस बात के लिए हठ करता था उसे पूरा करके ही दम लेता था। राजा प्रताप मुकुट के प्रधानमंत्री के पुत्र बुद्धि शरीर से उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। बुद्धि शरीर बहुत बुद्धिमान था। राजकुमार रज्ज मुकुट उसे अपने प्राणों से भी प्यारा था। एक बार राजा व्रज मुकुट अपने मित्र बुद्धि शरीर को लेकर शिकार पर गया। शिकार खेलते खेलते वे बहुत दूर निकल गए। तभी उनकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। उस सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए थे। उन्होंने वहां पर एक दिव्य रूपवती कन्या को देखा जो अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई थी। उस रूपसी को देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। वह सुंदरी भी राजकुमार पर मोहित हो गई। उसने इशारे से अपने पुष्प मुकुट में से एक कमल लेकर कान में लगाया, फिर दंत यंत्र से देर तक दांतों को खुरचा। एक दूसरा कमल माथे पर लगाया तथा हाथ हृदय पर लगाया, परंतु राजकुमार उसके इशारों का मतलब नहीं समझ सका। लेकिन मंत्री के बुद्धिमान पुत्र ने उसके इशारे का मतलब समझ लिया था। फिर वह रूपसी कन्या अपनी सहेलियों के साथ वहां से चली गई। घर आकर उस कन्या ने पलंग पर अपने अंगों को निढाल छोड़ दिया, किंतु उसका हृदय अपने इशारों का अर्थ करता हुआ उस राजकुमार के पास ही रहा। उधर राजकुमार भी अपने नगर पहुंचकर उस कन्या के बिना ऐसी दुर्दशा में पड़ा जैसे अपनी विद्या भूल जाने पर विषधर पड़ता है। राजकुमार की ऐसी दशा देखकर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर ने एकांत में उससे इसका कारण पूछा। कारण जानकर उसने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस कन्या से अवश्य मिलवाऊंगा। यह सुनकर राजकुमार व्रज मुकुट बोला, मित्र, जिसका न तो नाम गांव मालूम है और न ही कुल का कोई पता है, उससे भला तुम कैसे मिल पाओगे। बुद्धि शरीर बोला, मित्र, उसने इशारों से तुम्हें जो कुछ बतलाया, क्या तुमने उससे नहीं देखा? उसने अपने कानों पर उत पर नील कमल रखकर बतलाया है कि मैं राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती हूँ, और दांतों को खरोच कर उसने सूचित किया है कि मैं वहां के दंत वैद्य की कन्या हूँ। अपने कानों में कमल खोस कर उसने अपना नाम पद्मावती बतलाया और हृदय पे हाथ रखकर सूचित किया कि तुम्हें मेरा हृदय अर्पित हो चुका है। उस रूपसी कन्या के इशारों का मतलब बताकर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर ने राजकुमार से कहा, मित्र, कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक प्रसिद्ध राजा है। उसकी राजसभा में संग्राम वर्धन नाम का दांतों का एक वैद्य है जो उसका कृपा पात्र है। वह रूपसी कन्या उसी की बेटी है। यह सुनकर राजकुमार व्रज मुकुट को संतोष हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। एक दिन वह शिकार के बहाने मंत्री पुत्र को लेकर महल से निकलकर उसी दिशा की ओर चल पड़ा। आधी राह में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर चल पड़ा। कलिंग देश के राजा कर्णोत्पल के राज्य में पहुंचकर उन्होंने खोजबीन शुरू की। कुछ देर खोजबीन करने के बाद उन्हें दंत वैद्य संग्राम वर्धन का घर मिल गया। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्धा स्त्री के घर में प्रवेश किया। मंत्री पुत्र ने घोड़ों को दाना पानी देकर उन्हें छिपाकर बांध दिया। फिर उसने वृद्धा से पूछा, माताजी, क्या आप संग्राम वर्धन नाम के किसी दंत चिकित्सक को जानती हैं? यह सुनकर वृद्धा ने कहा, हाँ, जानती हूँ। मैं उनकी धाई हूँ, लेकिन अधिक उम्र होने के कारण अब उन्होंने मुझे अपनी कन्या पद्मावती के पास रख लिया है, किंतु वस्त्रों से हीन होने के कारण मैं सदा वहां नहीं जाती। मेरा बेटा नालायक और जुआरी है।
मेरे वस्त्र देखते ही वह उठा ले जाता है। यह सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे धन वस्त्र आदि देकर संतुष्ट कर दिया। तब मंत्री पुत्र ने कहा, तुम हमारी माता के समान हो, अतः हम जो कहते हैं उसे गुप्त रूप से कर दो। उस दंत वैद्य की कन्या पद्मावती से जाकर कहो कि जिस राजकुमार को तुमने सरोवर के किनारे देखा था वह यहाँ आया है और तुम्हारी प्रीति के कारण उसने यह संदेश कहने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। धन के लालच में आके बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। यह कह के पद्मावती के पास गई और कुछ देर बाद लौट आई तथा बोली, मैंने जब तुम दोनों लोगों के आने की बात गुप्त रूप से उससे कही तो यह सुनकर उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कपूर अपने हाथों से मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मारे। इस अपमान से दुखी होकर मैं रोती हुई यहाँ लौट आई। मेरे चेहरे पर उसकी उंगलियों की यह छाप देख लो। यह सुनकर राजकुमार निराश हो गया। उसे निराश देख के महाबुद्धिमान मंत्री पुत्र ने उससे कहा, मित्र, तुम दुखी मत हो। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर कपूर से उजली अपनी 10 उंगलियों से उसके गालों पर मारकर अपने रहस्य को गुप्त रखते हुए कहा है कि इस शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। ये रात मिलन के लिए उपयुक्त नहीं है। 10 दिन बीत जाने पर मंत्री पुत्र ने बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेजा। बुढ़िया पद्मावती के घर गई। वहां से लौटकर उसने कहा, जब मैं उसके पास गई तो चुपचाप उसके सामने खड़ी हो गई। तब उसने स्वयं ही तुम्हारी बात कहने के मेरे अपराधों का उल्लेख करते हुए मेरे हृदय पर महावर लगी अपनी 3 उंगलियों से आघात किया। यह सुन के मंत्री पुत्र ने एकांत में राजकुमार से कहा, मित्र, तुम कोई दूसरी शंका मत करो। उसने बुढ़िया के हृदय पर महावर लगी 3 उंगलियों रखकर युक्तिपूर्वक यह सूचित किया है कि 3 रातों में मैं रजस्वला रहूंगी। 3 रातें बीत जाने के बाद मंत्री पुत्र ने बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेजा। जब बुढ़िया पद्मावती के घर गई तो उसने उसे आदर पूर्वक भोजन कराया और प्रेम से उसके साथ सारा दिन बिता दिया। शाम जब वह घर लौटने को उद्यत हुई तभी बाहर से डरावना शोरगुल सुनाई दिया। लोग चीख पुकार कर कह रहे थे, हाय हाय, यह पागल हाथी जंजीर तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा रहा है। यह सुनकर पद्मावती ने बुढ़िया से कहा, राजमार्ग को हाथी ने रोक रखा है, ऐसे में तुम्हारा जाना उचित नहीं है। अतः मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक सीढ़ी पर बिठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती हूँ। फिर तुम पेड़ के सहारे बाग की 4 दीवारी पर चढ़ जाना। फिर वहां से दूसरी ओर के पेड़ पर जाकर नीचे उतर जाना और वहां से घर चली जाना। यह कहकर उसने रस्सी से बंधी एक सीढ़ी पर बुढ़िया को बिठाया और अपनी दासियों द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा दिया। फिर वह पद्मावती के बताए हुए उपाय से घर लौट गई और सारी बातें राजकुमार और मंत्री पुत्र को ज्यों की त्यों बता दी। सारी बातें सुनने के बाद मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। उसने युक्तिपूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतला दिया, इसलिए आज शाम को तुम वहां जाओ और इसी मार्ग से अपनी उस प्रिया के भवन में प्रवेश करो। राजकुमार जब अंदर चला गया तब मंत्री पुत्र अपने निवास स्थान को लौट गया। राजकुमार को देख के पद्मावती ने अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर बहुत दिनों की उत्कंठा के कारण उसे गले लगा लिया। फिर राजकुमार ने उससे गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और पूर्ण काम होकर गुप्त रूप से वहीं रहने लगा। कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक रात उसने अपनी प्रिया से कहा, मेरे साथ में मेरा मित्र मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर भी यहाँ आया है। वह यहाँ अकेला ही तुम्हारी धाय के घर में रहता है। मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं उससे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुन के पद्मावती बोली, आर्यपुत्र, यह तो बताओ कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें तुमने समझा या तुम्हारे मित्र बुद्धि शरीर ने? राजकुमार बोला, मैंने उन इशारों को बिल्कुल नहीं समझा था। यह तुम मुझे
दिव्य ज्ञान वाले मेरे मित्र बुद्धि शरीर ने समझाया था। यह सुनकर पद्मावती बोली, यह बात इतनी देरी से कह कर आपने बड़ा अनुचित किया। आपका मित्र होने के कारण वह मेरा भाई है। पान पत्तों से मुझे पहले ही उसका सत्कार करना चाहिए था। यह कह के उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब रात के समय वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से अपने मित्र के पास चला गया। वहां उसने पद्मावती से उसके इशारों को समझने के बारे में उससे जो बातें हुई थी वह सारी मंत्रीपुत्र को बता दी। मंत्रीपुत्र ने अपने संबंध में कही गई इस बात को उचित न समझकर इसका समर्थन नहीं किया। इसी बीच रात बीत गई। सवेरे संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पद्मावती की एक सखी हाथ में पान और पकवान लेकर वहां आई। उसने मंत्रीपुत्र का कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीजें उसे भेंट कर दी, लेकिन युक्तिपूर्वक उसने राजकुमार को भोजन करने से रोक दिया। बोली, मेरी स्वामिनी भोजन आदि के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मंत्रीपुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, अब देखिए, मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। यह कहकर उसने उन पकवानों में से एक पकवान एक कुत्ते को दे दिया। कुत्ता उसे खाते ही मर गया। यह देख के राजकुमार ने उससे पूछा, मित्र, यह कैसा कौतुक है? मंत्रीपुत्र बोला, मित्र, मैंने उसके इशारों को पहचान लिया था, इसलिए मुझे धूर्त समझकर उसने मेरी हत्या कर देनी चाहिए थी। तुमसे बहुत अनुराग होने के कारण उसने मेरे लिए विष मिश्रित अन्न भेजा था। उसे भय था कि इसके रहते राजकुमार एकमात्र मुझसे ही अनुराग नहीं रख सकेगा और इसके वश में रहकर मुझे छोड़कर अपनी नगरी में चला जाएगा। इसलिए उस पर क्रोध न करो, बल्कि उसे अपने माता पिता के त्याग के लिए प्रेरित करो और सोच विचार कर उसके हरण के लिए मैं तुम्हें जो युक्ति बतलाता हूँ उसके अनुसार आचरण करो। मंत्री पुत्र की बात सुनकर राजकुमार उसकी प्रशंसा करते हुए बोला, मित्र, तुम सचमुच ही बुद्धि शरीर हो। इसी बीच अचानक बाहर से लोगों का शोरगुल सुनाई पड़ा, जो कह रहे थे, हाय हाय, राजा का छोटा बच्चा मर गया। यह सुनकर मंत्रीपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, आज रात तुम पद्मावती के घर जाओ। वहां तुम उसे इतनी शराब पिलाना जिससे वह नशे में बेहोश हो जाए। तब तुम त्रिशूल गरम करके उसकी कमर के पास दाग देना और उसके गहनों की गठरी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते निकलकर यहाँ चले आना। फिर मैं सोच विचार कर वैसा उपाय करूंगा जिससे हमारा भला हो। यह कह के मंत्रीपुत्र ने तीखी नोक वाला एक त्रिशूल बना के राजकुमार को दे दिया। राजकुमार त्रिशूल लेकर पद्मावती के भवन में चला गया। वहां उसने उसे शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और त्रिशूल से उसके जघन भाग में चिन्ह बना दिया। फिर उसके आभूषण उतार लिए और उन्हें पोटली में बांधकर अपने पित्र के पास लौट आया। अब उसने मंत्रीपुत्र को आभूषण दिखाए और जो कुछ किया था वह सारी बातें बता दी। तब मंत्रीपुत्र ने अपने मनोरथ को सफल माना। सवेरे शमशान में जाके मंत्रीपुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाया। फिर उसने राजकुमार से कहा, मित्र, इन आभूषणों में से मोतियों की एक माला लेकर तुम बाजार में बेचने जाओ, लेकिन इसका दाम इतना अधिक बताना कि इसे कोई खरीद न सके और इसे लेकर घूमते हुए तुमको सब लोग देखें। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए तुम कहना कि मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। राजकुमार हार लेकर बाजार चला गया और उसे लेकर बाजार में घूमने लगा। दंत वैद्य की बेटी की गहनों की चोरी की खबर पाकर नगर रक्षक भी बाजार में घूम रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे नगरपाल के पास ले गए। नगरपाल ने तपस्वी की वेश में राजकुमार को देखकर आदर सहित पूछा, महात्मन, मोतियों की यह माला आपको कहाँ से मिली? पिछली रात दंत वैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए। यह सुनकर तपस्वी बने राजकुमार ने कहा, यह हार मुझे मेरे गुरु ने दिया है, आप चलकर उन्हीं से पूछ लें।
तब नगरपाल वहां गया और नमस्कार करके मंत्रिपुत्र से पूछा, महात्मन, मोतियों की यह माला आपके शिष्य को कहाँ से मिली? तपस्वी बना मंत्रिपुत्र बोला, मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगलों में यहाँ वहाँ घूमा करता हूँ। संयोग से मैं पिछली रात शमशान में गया। वहां मैंने कुछ योगिनियों को देखा। उनमें से एक योगिनी राजपुत्र को लेकर यहाँ आई और उसने उसका हृदय कमल निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। फिर मदिरा पीकर वह योगिनी मतवाली हो गई और मुझे मुंह चिढ़ाती हुई मेरी रुद्राक्ष माला को लेने, जिस पर मैं जप कर रहा था। यह देखकर मुझे क्रोध आ गया। तब मैंने अग्नि बस से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसके जघन भाग पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले से मोतियों की यह माला निकाल ली। किंतु मैं तपस्वी हूँ, यह माला मेरे किसी काम की नहीं, इसीलिए मैं इसे बेचना चाहता हूँ। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास गया और उसने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। राजा ने सारी बातें सुनकर मोतियों की माला को पहचान लिया। फिर उन्होंने एक विश्वसनीय वृद्धा को यह देखने के लिए भेजा कि पद्मावती की जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं। उसने लौटकर बताया कि सचमुच उसकी जांघ पर वह चिन्ह है। तब राजा को विश्वास हो गया कि मेरे बेटे को डंकनी खा गई। वह स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्रिपुत्र के पास गए और बोले, महात्मन, पद्मावती को क्या दंड दिया जाए? मंत्रिपुत्र ने कहा, राजन, आप उसे नगर से निर्वासित कर दें। नगर से निष्कासित होकर पद्मावती वनों में भटकती रही, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। उसने सोचा कि यह सब उपाय मंत्रिपुत्र ने ही किया है। शाम होने पर तपस्वी का वेश छोड़कर राजकुमार और मंत्रिपुत्र घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोक कर रही थी। उन्होंने उसे घोड़े पर बिठाया और अपने देश की ओर चल पड़े। अपने राज्य में पहुंचकर राजकुमार पद्मावती के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। इधर दंत वैद्य ने समझा कि मेरी बेटी को जंगली जानवरों ने खा डाला होगा। यह सोचकर वह शोक के कारण मर गया। उसकी पत्नी ने भी उसका अनुगमन किया, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई। यह कथा सुनाकर बेताल बोला, राजन, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः मेरा यह संदेह दूर कीजिए कि इन दोनों पति पत्नी के वध का पाप किसे लगेगा, मंत्रिपुत्र को, राजकुमार को अथवा पद्मावती को? यदि यह जानते हुए भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बेताल की शर्त को जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य को शाप के भय से आखिरकार मौन तोड़ना ही पड़ा। बोले, बेताल, इसमें न जानने योग्य क्या है? इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं है। जो पाप है वह राजा कर्णोत्पल का है। यह सुनकर बेताल बोला, राजन, इसमें राजा कर्णोत्पल का क्या पाप है? जो कुछ किया वह तो इन तीनों ने किया। हंस यदि चावल खा जाए तो इसमें कौवा का क्या अपराध है? बेताल की बात सुनकर विक्रमादित्य बोले, बेताल, उन तीनों का इसमें कोई दोष नहीं है। मंत्री पुत्र अपने स्वामी का काम कर रहा था, अतः वह निर्दोष है। पद्मावती और राजकुमार कामानल में जल रहे थे। वे अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए थे, अतः वे भी निर्दोष हैं। लेकिन राजा कर्णोत्पल अवश्य पाप का भागी था। राजा होकर भी वह नीति शास्त्र नहीं जानता था। उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा अपनी प्रजा से भी सच झूठ का पता नहीं लगाया। वह धूर्तों के चरित्र को नहीं जानता था। उनके इंगितों की पहचान उसे नहीं थी। फिर भी बिना विचारे उसने जो कुछ किया उससे वह पाप का भागी हुआ। विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर बेताल बोला, राजन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यह प्रश्न मैंने अपनी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ही पूछा था, पर मेरे प्रश्न का उत्तर देने से आप अपना वचन भूल गए। मैंने कहा था न कि कहानी सुनने के दौरान आप मौन ही रहना। आपने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं भी मुक्त हो गया। मैं चलता हूँ, अब मुझे फिर से पकड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। यह कहकर बेताल विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर अदृश्य हो गया और फिर से उसी शमशान में जाकर
सिरस के वृक्ष पर लटक गया।